हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर देखिएगा, सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे अपोज रिलेटिव मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। रिलेटिव मोशन मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में टच हैं। तो अगर ये इस तरफ मोशन करे, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन करे, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इनको जो मोशन करने के अंदर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब ये मोशन कर पाएंगे। अगर ये बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मोशन ना कर पाए। तो इस तरीके से जो ये फोर्स बीच के अंदर लगा था, इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब दूसरी बात क्या है, ये जो फोर्स है इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ऑन द सरफेस, यानी कि सिर्फ सरफेस के टेंजेंट के अलोंग ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज और किसी डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये मान लिया हमारे पास कोई सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ मोशन करेगा, तो इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट का जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरफ, तो इस साइड में ये एक्ट करेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, द मेन रीजन ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज। इस बॉडी के एटम्स के बीच में और इस बॉडी के एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वर्क करते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन काम करता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है। तो आप डायरेक्टली बोलेंगे फ्रिक्शन का फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ये एक्शन में आता है। दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से है, उस फोर्स का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही होते हैं। ऐसे हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो पहला हमारे पास एग्जांपल आ गया फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा हमारे पास आता है टेंशन। टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन। जब आप देखिए, ये हमारे पास मान लिया कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स भी कब लगाया, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए। तो सभी कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं, तो पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तीन तरीके के फ्रिक्शन हमारे पास हो सकते हैं। पहले के लिए बातचीत करते हैं, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। देखिए, फ्रिक्शन जो है, इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज चेंजिंग होती रहती हैं। मान लिया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा है। अब जब रेस्ट पे ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे फ्रिक्शन की कुछ अमाउंट है। हमने इस तरफ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हिला नहीं आगे की तरफ, तब भी इस पे फ्रिक्शन का फोर्स तो लगेगा और उसको स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहेंगे, लेकिन उसका अमाउंट पहले वाले फोर्स से ज़्यादा होगा। अब मान लिया हमने थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये अब भी नहीं हिला, तब भी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रीवियस वाले से ज़्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यूज चेंजिंग होती रहती हैं, मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी नहीं होगी, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ पे डिपेंड करके कि आप ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स अपोजिट में वो बॉडी लगाएगी, और उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रिक्शन हमारे पास आया वो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जब कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करने के बिल्कुल नज़दीक है, या बस उससे ज़्यादा अगर हमने फोर्स लगाया तो वो स्लिप करेगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे हम इस तरफ फोर्स लगा रहे थे लेकिन ये हिल नहीं रहा था। अब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप इतना ज़्यादा फोर्स इस पे लगाएंगे कि उससे
थोड़ा भी अगर आपने फोर्स इंक्रीज करा तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आके इस तरफ चलने लगेगी। तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि बिल्कुल लिमिट पे है, अब इससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो फिर ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ही आएगा। अब एक और बात यहाँ से हमारे सामने आई कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट आप नोट करके चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, काइनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मोशन के अंदर हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और सिर्फ स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। कोई कार है 50 की स्पीड से चल रहा है तो भी वही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और 80 की स्पीड से अगर वो कार चलेगी रोड पे तो भी जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वो सेम रहेगी। दूसरी चीज क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम रहती है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें देखिएगा ये इक्वलिटी का जो साइन है ना, इस साइन को भी रिमूव कर दीजिए, सिर्फ इतना लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पे आइएगा, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी अपने सेपरेट टाइप्स होते हैं जिसके अंदर दो टाइप्स में हम इसको पढ़ते हैं। एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि घसीटते हुए अगर किसी चीज को चलेंगे तो वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई चीज लुढ़कते हुए आएगी तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसके अंदर भी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लिया ये एक स्केयर है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो ये स्लाइडिंग का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारे पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो दो तरीके का फोर्स होता है, एक तो फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। देखने से पता चल रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपने कई यूट्यूब पे या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। जब आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के अंदर डिफरेंस बताया जाता है तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क और इस वाले को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, क्योंकि इसमें फोर्स कम लगेगा और इस पोर्शन में फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये बात आपने याद रख के चलनी है। नेक्स्ट पे आइएगा, अब जो फ्रिक्शन है इसके कुछ लॉज होते हैं, ये लॉज आपने याद रखने हैं। इन लॉ में से कुछ एक बार या फिर नेवी और एयरफोर्स में तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल की वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। तो फर्स्ट जो हमारे पास बात आई कि डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मोशन इस तरफ है तो इस पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ये हमारे पास मोशन हो गया, ये फ्रिक्शन, यानी कि जिस तरफ भी मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू सरफेस ऑफ बोथ बॉडीज। ये पहले भी बता चुके कि जो टेंजेंट जो है, टेंजेंट के अलोंग हमारे पास फोर्स लगेगा। थर्ड देखिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हमने सरफेस पर रखा तो सरफेस इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। ये बात आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए।
फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टिल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज सेम। यानी कि ये हमारे पास मान लिया कोई बॉक्स है, ये एक बार इस तरीके से रखा है और इसी बॉक्स को एक बार इस तरीके से रखते हैं, ये हमारे पास सरफेस है। तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए इस बार ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आया, इस बार कम एरिया कांटेक्ट में था, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। एरिया के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेम हो। नॉर्मल रिएक्शन सेम होने का मतलब आप ये मान के चलिए सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही फ्रिक्शन लगेगा। उसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, उसका मास चेंज हो जाएगा, तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी कन्फर्म। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज जो हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आप सिंपल इसको फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के काइनेटिक की बात करें तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्टैटिक की बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कितना एरिया कांटेक्ट में है सरफेस के, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के उनके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पास बात आई भाई स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी इक्वेशन कैसे करेंगे। अभी बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज करा म्यू एस, और म्यू एस जो है इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ गया म्यू एस। इसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सेम उसी तरीके से काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज करा म्यू के, और म्यू के का नाम दिया काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। और अब बात क्या आई कि जो ये म्यू के है ये काइनेटिक के लिए है, म्यू एस जो था वो स्टैटिक के लिए था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है म्यू काइनेटिक और म्यू स्टैटिक के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताइए, देखिए यहाँ से अगर म्यू काइनेटिक की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आएगी फोर्स काइनेटिक अपॉन में आर, फोर्स काइनेटिक अपॉन में आर। उसी तरीके से म्यू स्टैटिक की वैल्यू आएगी फोर्स स्टैटिक अपॉन में आर। तो डिवाइड में तो दोनों के सेम वैल्यू, अब जो फोर्स ज़्यादा उसी का स्टैटिक कांस्टेंट ज़्यादा, ये बात समझ में आई। अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये बड़ा होगा, ये बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच का रिलेशन। ये बात अभी सभी को पता है कि जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा। तो काइनेटिक जो कांस्टेंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो लेस देन कांस्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात आपने याद रख के चलनी है। म्यू काइनेटिक लेस देन म्यू स्टैटिक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होगी। अगर उसकी कोई यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन भी हमारे पास नहीं होगी, ये चीज़ नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो है फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज के नेचर पे ही फ्रिक्शन डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, लेकिन ये उन दो बॉडीज़ के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ का मतलब क्या है, जो सरफेस उनके आपस में कांटेक्ट में है उन सरफेसेस का क्या टेम्परेचर है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा उनके नेचर पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब एक दो टर्म्स और हमारे पास आती हैं यहाँ से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और टेन लैम्डा जो है वो म्यू स्टैटिक के इक्वल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो इसकी टॉपिक पे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, वो क्वेश्चंस भी कराएंगे। म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू 10 लैम्डा। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और 10 और फ्रिक्शन एंगल जो है उसके बीच में रिलेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक।
नेक्स्ट हमारे पास है देखिए, वैल्यू ऑफ म्यू स्टैटिक इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बात पता है कि जो म्यू स्टैटिक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। म्यू स्टैटिक की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी और म्यू स्टैटिक 10 लैम्डा के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है ना, इसकी वैल्यू 45 से कम रहेगी, 45 डिग्री से कम रहेगी, क्योंकि अगर 45 हो गया तो आंसर आएगा 1, और 1 म्यू स्टैटिक की वैल्यू हो नहीं सकती। इसलिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री। ये चीज़ नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, बिल्कुल प्योरिटी कंटेंट आपके लिए लाया गया है। इन सभी को आपने नोट करते हुए चलना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब बात आ गई एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? When a object is just about to slip on a slope, then the angle between slope and horizontal is called angle of repose। यानी कि मान लिया ये हमारे पास कोई स्लोप है और स्लोप और इसके बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये बिल्कुल फिसलने की स्थिति में है, तो इस टाइम पे स्लोप के और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल थीटा है, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए मेनली अल्फा से डिनोट करते हैं, अदरवाइज नोटेशन में आप थीटा, लैम्डा, म्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से डिफाइन करने के बाद। अब बात आई कि देखिए जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू स्टैटिक में रिलेशन था, उसी तरीके का सेम रिलेशन एंगल ऑफ रिपोज और म्यू स्टैटिक में है। म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू टेन एल्फा। अब बात देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू 10 लैम्डा। एक इक्वेशन है ये, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये बात बोल सकते हैं 10 लैम्डा इज इक्वल टू 10 एल्फा, और यहाँ से बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एल्फा। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट चलिए, ये हमारे पास कंसेप्ट है, देखिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हो, ठीक है, और तो इस ऑब्जेक्ट में दो तरीके के मोशन पॉसिबल हैं। या तो ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब हम कोई फोर्स लगाएंगे। डाउनवर्ड में भी कब आएगा? जब हम कोई फोर्स लगाएंगे। या फिर ये जो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इस थीटा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो इन दोनों के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस आपने डायरेक्ट याद करके चलनी है, सोल्व करोगे लास्ट में फिर भी याद करनी पड़ेगी, तो सीधा आप उनको याद करके चलिए। एक इक्वेशन आई अपवर्ड मोशन के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो जो एक्सेलरेशन है इसमें, वो एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू काइनेटिक इंटू कोस थीटा। म्यू काइनेटिक की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, थीटा की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, वो आप डायरेक्ट बताएंगे। दूसरी बात आई, अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो, अगर डाउनवर्ड मोशन है तो जो g है हमारे पास, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू काइनेटिक इंटू कोस थीटा के इक्वल होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट आपने याद करने हैं। देखिए बिना कंसेप्ट के एग्जाम क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। डिफिकल्ट क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा और आप फेल होंगे। आपकी और आपके माता पिता की दोनों की उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ ये जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करते हुए चलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।